से 6 बजे उठाना याद है, पार्सल बनाने का काम रह जाता है। ज्यादा पढ़ने के चक्कर में सब काम उल्टे हो जाते हैं मेरे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे न्यूमोनिया की और न्यूमोनिया के साथ हम लोग बात करेंगे हमारा स्पेशल सब्जेक्ट्स जो चल रहा है लंग्स का। लंग्स की कैपेसिटी कैसी होती है, वाटल कैपेसिटी क्या होती है और उसका कोऑर्डिनेशन कैसे होता है हमारे बॉडी के साथ, आज हम देखेंगे दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब रेस्पिरेटरी प्रोसेस का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, तो रेस्पिरेशन के साथ में चलो हम एक चीज समझ लेते हैं। कोई भी ऑर्गन अगर अफेक्टेड होता था, आप बोलते भाई ये अफेक्टेड ऑर्गन है, यहां से प्राइमरी डिसीज शुरू हुई है। लेकिन अगर मान लो कहीं दूसरी जगह डिसीज हो और उसके कारण अगर दूसरी जगह वहां से निकल कर कोई सिम्टम या कॉज दूसरी जगह जाकर दूसरी जगह कॉज करता है और उससे ज्यादा भयानक कंडीशन डेवलप करता है, तो एकमात्र ऑर्गन है लंग्स। याद रखना, लंग्स में बहुत ही डेंजरस कंडीशन डेवलप करती है। अब जब न्यूमोनिया डेवलप होता है तो न्यूमोनिया कई प्रकार का होता है, ठीक है। अब न्यूमोनिया को समझने के लिए आपको बेसिक फिजियोलॉजी समझना पड़ेगी दोस्तों, जो हम लोग समझ चुके हैं। उसके बारे में ज्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा, केवल आपको शॉर्ट टर्म बताऊंगा कि यहाँ पर 3 पार्ट, यहाँ पर 2 पार्ट, लोबर न्यूमोनिया, ब्रोंको न्यूमोनिया, ठीक है। याद रखना, ज्यादातर ये 2 चीज आपको याद रखना, बाकी सब फालतू है, कोई मतलब नहीं उनका। आप जब न्यूमोनिया को देखते हो तो न्यूमोनिया है क्या, लंग्स इन्फेक्शन होती है दोस्तों, ठीक है। डिप्लोकोकस न्यूमोनिया के द्वारा होता है ना। याद रखना, पेशेंट को बहुत ज्यादा बीमार बना देता है पेशेंट की कंडीशन ऐसी होती है कि वो बिस्तर में से उठ नहीं पड़ता, अगर उठता भी है तो बहुत ज्यादा फीवर, कैपिटेशन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग शुरू हो जाती है। पेशेंट को लगातार कफ बना रहता है, साथ ही साथ फीवर भी बना रहेगा, ठीक है। जब इन्फेक्शन होगी तो रिकरेंट होगी, और रिकरेंट होगी दोस्तों तो याद रखिएगा, लगातार कफ जो उस समय रहेगा उसकी जो ब्रीदिंग को इतना हार्ड बना देगा कि वो सांस नहीं ले पाएगा, इसलिए बिस्तर पर पड़ा रहेगा। थोड़ा भी एक्सर्शन किया तुरंत वहां पर हार्ट ब्रीदिंग होती है। इसलिए याद रखना, ज्यादातर लोगों को न्यूमोनिया का ट्रीटमेंट आप घर पे करते हुए देखते हो। पेशेंट घर पे अपना ट्रीटमेंट करना शुरू कर देता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है दोस्तों। याद रखना, ये प्राय 2 से 3 वीक में क्लियर हो जाता है ना। 2 से 3 वीक लगते हैं, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। किंतु ओल्डर एज का व्यक्तियों में, बच्चों में, याद रखना, अन्य बीमारी से ग्रसित कोई भी व्यक्ति है, बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, लंबे समय तक पीड़ित रहता है। आपको लंबे समय तक वहां पर उसको देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से वहां पर अपनी जिंदगी को काट रहा है, ठीक है। याद रखना, वहां पर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है उसको, इसलिए जब हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया जाता है दोस्तों, तो पेशेंट को न्यूमोनिया अपनी डेली लाइफ में देखने को मिलता है ना। जैसे स्कूल में जा रहे हैं, वर्क के साथ जा रहे हो, इसे ही हम
जो कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी एसोसिएटेड न्यूमोनिया के नाम से जानते हैं दोस्तों। यही कारण है हॉस्पिटल से या नर्सिंग होम में रहते हुए भी आप न्यूमोनिया को प्राप्त कर सकते हो। मान लो कोई परिवार का बीमार है, आप चले गए साथ में, आपको तकलीफ नहीं थी, लेकिन आपकी इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज किया गया और वहां से जो इन्फेक्शन है न्यूमोनिया की वो आपको गिफ्ट में मिल गई। 2 से 3 दिन बाद घर आए, आपको कफ आना शुरू हुआ, सर्दी आना शुरू हुआ, और उसके बाद जब आप वहां पर गए तो डेफिनेटली आपको न्यूमोनिया देखने को मिलता है। इसलिए आप याद रखना, जितने भी हेल्थ केयर एसोसिएट होते हैं उसको जब इस प्रकार का न्यूमोनिया होता है तो हेल्थ केयर एसोसिएटेड न्यूमोनिया के नाम से जानते हैं। बहुत सीवियर होता है दोस्तों, क्योंकि हम पहले से ही बीमार होते हैं। और इस टॉपिक में जो न्यूमोनिया में डेली लाइफ में जो आपको देखने को मिलता है, मैं उसको बता रहा हूँ। अगर आपकी बॉडी का इम्यूनिटी कंप्रोमाइज है, आपको न्यूमोनिया डेवलप हो जाएगा, जो हेल्थ केयर एसोसिएटेड न्यूमोनिया को के रूप में जाना जाता है। याद रखना दोस्तों, न्यूमोनिया में जो एयर सैक्स होते हैं, जो आपकी एल्वियोलाइज होती है, इसके अंदर के जो एल्वियोलाइज होती है दोस्तों, इस एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड फील्ड हो जाता है। ठीक है, याद रखना, फ्लूइड फील्ड भरा रहता है। या ये कह सकते हो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो यहाँ ग्रो करते हैं, तो उनका जो पस पॉइंट होता है वो पस पॉइंट यहाँ भरा रहता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। और इसीलिए जब फ्लूइड या पस भरा रहेगा, ये एक्शन किसी भी ये इन्फेक्शन किसी भी कंडीशन में दोस्तों लाइफ थ्रेटनिंग होगी। याद रखना, विशेष रूप से जो इन्फेंट्स होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, या 65 साल से ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं जिनमें न्यूमोनिया का डेवलपमेंट होता है, बहुत रेयर कंडीशन होती है, लेकिन बहुत डेंजरस होती है दोस्तों। याद रखना, बैक्टीरिया या वायरस के कारण सामान्यतः न्यूमोनिया काज होता है। इसीलिए हमारे लंग्स में ब्रीदिंग के दौरान जर्म्स प्रवेश कर जाते हैं, जो न्यूमोनिया सामान्यतः स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कोल्ड या फ्लू होने के बाद में ही हमें न्यूमोनिया डेवलप होने के जो सिम्टम्स होते हैं देखने को मिल जाते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। याद रखना, इन्फेक्शन के कारण लंग्स कमजोर होते चले जाते हैं, और इसी के कारण हमारा लंग्स जो होता है दोस्तों इन्फेक्शन से फाइट करने के लेवल पर नहीं जा पाता, और ये कारण है आसानी से उस व्यक्ति को इम्यूनो कंप्रोमाइज होता है, आसानी से उसको दोस्तों आपको देखने को मिलेगा न्यूमोनिया हो गया। यदि लंबे समय से कोई व्यक्ति डिसीज है, जैसे कि दोस्तों किसी को कोई क्रॉनिक डिसीज है, आप अस्थमा ले लो, हार्ट डिसीज ले लो, कैंसर ले लो, डायबिटीज ले लो, ऐसे कंडीशन जिसमें इम्यूनिटी को कंप्रोमाइज किया गया है, न्यूमोनिया होने के चांसेस सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और जब ज्यादा देखने को मिलेंगे, कारण भी आपको देखने को मिलेगा। कंजेशन देख लो, ठीक है। न्यूमोनिया में अगर आप एक पेशेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप अगर वाकई में परफेक्ट इलेक्ट्रोमोपैथ फिजिशियन है, आपको 4 स्टेज देखना पड़ेगा दोस्तों। 4 स्टेज आपको देखना पड़ेगा। पहला होता है कंजेस्टिव स्टेज। ठीक है, जब भी पेशेंट आपके पास आ रहा है, पहले 24 घंटे में जब न्यूमोनिया के लेवल पर अफेक्टेड हुआ, आपको कंजेशन की स्टेज दिखेगी, यानी प्योरली आपका लंग कंजेस्टेड हो जाएगा, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पूरा कंजेस्टेड हो जाएगा। तो जब भी ऑब्जर्वेशन आता है, ये स्टेज निकाल कर ही पेशेंट आता है। ऑब्जर्वेशन में लोकल ट्रीटमेंट करता रहता है अपने मन का, ये हो गया वो हो गया, दूध हल्दी दे दो, गुड़ हल्दी दे दो, फलाना दे दो, है ना, वो कंजेशन स्टेज निकल जाती है। सेकेंड स्टेज आती है रेड हिपेटाइजेशन। रेड हिपेटाइजेशन का मतलब होता है दोस्तों, पूरा जो पर्टिकुलर पार्ट होता है वहां पर 2 से 3 दिन में कंजेशन के कारण डेवलप होता है, और इस कंजेशन के कारण पूरा बॉडी का जो पार्ट होता है अंदर की तरफ इंटरनल सब रेड हो जाता है, इसलिए इसको रेड हिपेटाइजेशन के प्रोसेस कहते हैं दोस्तों। ग्रे हिपेटाइजेशन, रेड हिपेटाइजेशन के 2 से 3 दिन के बाद जो एवेस्कुलर स्टेज होती है, जहां पर वेसल्स का इन्वॉल्वमेंट, कंजेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वो पूरा स्ट्रक्चर ग्रे कलर का हो जाता है, उसको ग्रे हिपेटाइजेशन का नाम देते हैं। ठीक है, और चौथी स्टेज होती है रिसॉल्व स्टेज, यानी ये सारी कॉम्प्लिकेशन जो होना थी हो गई, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, लंग्स फिर से रिजॉल्व करने का काम करना है। ठीक है, लंग्स वहां पर प्योरली अपने आप को रिजॉल्व होते हुए दिखाता है। लेकिन याद रखना दोस्तों, जब आप टेबल प्रैक्टिस करते हैं तब आपको केवल न्यूमोनिया का प्रकार देखने की जरूरत होती है कि हाँ भाई न्यूमोनिया है, हमने डायग्नोस कर लिया, तो डेफिनेटली हमें न्यूमोनिया का प्रकार देखने की जरूरत पड़ेगी, जो होगा ब्रोंको न्यूमोनिया। ठीक है, लोअर न्यूमोनिया, इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया,
याद रखना, ब्रोंकोनिमोनिया जब डेवलप होगा, ये जो ब्रांचेस निकली है दोस्तों, इन ब्रांचेस में होगा। ठीक है, इसको ब्रोंकस कहते हैं, तो ब्रोंकोनिमोनिया इन ब्रोंकस में होगा। ठीक है, लोबर निमोनिया मतलब इन लोब्स में होगा, और इंटरस्टिशियल निमोनिया यानी इसकी जो अंदर की वाल होती है वहां पर होगा। यानी न्यूमोनिया के सिम्टम माइल्ड या लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं दोस्तों। जितने भी ज्यादातर सिम्टम पाए जाते हैं वो कफिंग के दौरान, याद रखना, फ्लेगम प्रोड्यूस करते हैं, म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं, फीवर, स्वेटिंग, चिल्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाना, चेस्ट में पेन कॉज होना, इसके अनुसार सारे सिम्टम वहां पर पाए जाते हैं। इन्फेक्शन की सिविरिटी के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों, साथ ही साथ एज और इंडिविजुअल के जनरल हेल्थ के ऊपर भी निर्भर करता है कि इंडिविजुअल की जनरल हेल्थ क्या है। ठीक है, उसके ऊपर भी ये निर्भर करता है। इसलिए जब टेबल प्रैक्टिस में छोटी छोटी चीजों को आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको नजर आएगा लोबर न्यूमोनिया सबसे पहला। ठीक है, लोबर न्यूमोनिया में एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है दोस्तों, और लोब के पार्ट्स या पर्टिकुलरली कंप्लीट लोब का वहां पर इन्वॉल्वमेंट होता है। एक डिप्लोकोकस न्यूमोनी, एक स्टेफाइलोकोकस न्यूमोनी, एक स्टेफाइलोकोकस ओरियस, बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ये जो बैक्टीरिया होता है डायरेक्टली न्यूमोनिया काज करने के लिए वहां पर रिस्पॉन्सिबल होता है, और ज्यादातर केसेस में इन्हीं को कल्चर एंड सेंसिटिविटी में पॉजिटिव पाया जाता है दोस्तों, और उसी के अकॉर्डिंग फिर डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट प्रेषित करता है। दूसरा होता है ब्रोंकोनिमोनिया, ये जो ब्रोंकस में होता है ब्रोंकोनिमोनिया, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है दोस्तों, जो कि टर्मिनल ब्रोंकियल का होता है। जो टर्मिनल ब्रोंकियल्स होते हैं दोस्तों, ये टर्मिनल ब्रोंकियल्स, ये जो यहाँ पर टर्मिनेट करते हैं परिधि के ऊपर जाकर, इस टर्मिनल ब्रोंकियल्स के लेवल पर डेवलप होता है, उसको हम ब्रोंकोनिमोनिया कहते हैं। याद रखना दोस्तों, जब कभी भी आपको वहां पर एकदम प्रूलेंट एक्सुडेशन होता है, चिपचिपा बहुत ज्यादा पस युक्त अगर कोई भी एक्सुडेशन होता है, उसके रूप में कैरेक्टराइज होता है ब्रोंकल न्यूमोनिया। ठीक है, सराउंडिंग एल्वियोलाई, जो आसपास के एल्वियोलाई होती है उसमें भी फैल जाता है, इसलिए ऐसा होता है। जब आप इंडोब्रोंकियल ट्यूब के माध्यम से पैची कंसोलिडेशन देखते हो एक्सरे के अंदर, जगह जगह पैचेस बने हुए हैं। ठीक है, तो ये ओल्ड एज में और क्रॉनिक डेबिलिटेटरी कंडीशन के साथ बहुत इजीली डेवलप हो जाता है। यानी लंबे समय से आप बीमार चल रहे हो, आपकी इम्यूनिटी को कंप्रोमाइज कर रहे हो, उस कंडीशन में नॉर्मली आपको ब्रोंकोनिमोनिया देखने को मिलता है। अब इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया, वायरल या जो फंगस होती है जिसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, वायरल या माइक्रोप्लाज्मा के इन्फेक्शन के द्वारा पैची इन्फ्लामेटरी चेंजेस उत्पन्न होते हैं, जो कि लंग्स की इंटरस्टिशियल टिश्यूज में होते हैं दोस्तों, और बिना एल्वेलर एक्सुडेट के होते हैं। यहां पर कोई लिक्विड नहीं बन रहा, बिना एल्वेलर एक्सुडेट के होते हैं। ठीक है, कॉमन रूप से जो माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी होता है, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, एडिनो वायरस होता है, साइटोमेगेलो वायरस होता है, ये जितने भी प्रकार के एक्यूट वायरस होते हैं, ये तुरंत जाकर वहां पर स्पेशली इम्यूनिटी को लॉस कराते हैं, और जब इम्यूनिटी लॉस होती है उसके तुरंत बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज करता है, और उसी के कारण वहां पर दोस्तों आपको न्यूमोनिया होता हुआ देखा जाता है। सिंपल सी बात है, सिंपल कैरेक्टर में मैंने आपको बताया, जब आप इन्वेस्टिगेशन कराते हो, चेस्ट एक्सरे करा लो, ग्राम स्टेन करा लो, स्पूटम कल्चर करा लो, सीबीसी थोरेसिक सीटी स्कैन करा लो, पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है, परफ्यूजन स्कैन या प्लूरल फ्लूइड को निकाल कर कल्चर करा लो, सारे केसेस में न्यूमोनिया का डायग्नोसिस हो जाएगा। मैं जहां तक समझता हूँ सीबीसी एएसआर और केवल एक्सरे करा लीजिए सिंपल सा, आपका डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगा दोस्तों। इलेक्ट्रोमेपैथ रेमेडीज की जब बात की जाएगी तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन जब हम एक सिंगली प्रोटोकॉल की बात करते हैं कि भाई हमें जो सीखना है ज्यादा नहीं, तो वो इस लेवल पर आता है दोस्तों। यहाँ पर अगर एक्यूट है तो P1 को, अगर क्रॉनिक है तो सीधा P3 आ जाइए, क्योंकि थर्ड स्टेज में जा चुका होता है। ठीक है, तो P3, C13, VER1, B और G। ठीक है, अब देखो हम यहाँ दो इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर रहे हैं, बी या जी। ठीक है, तो याद रखना P3, C13, VER1, B या G, D4 या D5 या सीधा, अगर क्रॉनिक हो, बहुत क्रॉनिक हो, सीधा 30 पे आइए, नीचे ले आइए। ठीक है, लेकिन आपको याद है यहाँ न्यूट्रिशन देने की जरूरत है, लंग्स में न्यूट्रिशन देंगे तभी लड़ने की शक्ति आएगी, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा वीकनेस होती है लंग्स में। इसलिए P3, C13, VER1, B, G, D4 या D5 30 डायल्यूशन के लेवल पर दीजिए।
P3F1B को अल्टरनेट C13 वर्मन जी अर्थात ऑर्गेनोबूस्टर C13 से D5 या 30 डाइल्यूशन के लेवल पर चलाइए, मैजिक देखिएगा आप दोस्तों। न्यूमोनिया में लंग्स के लेवल पर जब म्यूकस मेम्ब्रेन का इरिटेशन होता है, एल्वियस के लेवल पर प्रॉब्लम होती है, तब ऑर्गेनोबूस्टर C13 का बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों। ज्यादातर केसेस में जब इंट्रोडक्शनरी पार्ट होता है तो ज्यादा हाइपोटेंसी न देकर P1A1C1F1B ये एक ऐसी हाइपोटेंसी टोनडेड डायलेशन के लेवल पर लंग्स की एल्वेलाई के लेवल पर जाकर काम करती है और लंग्स के एल्वेलाई को प्यूरिफाई करके वहां से जितनी भी मटेरियल है सबको बाहर निकालकर सुखा देती है। ठीक है, इसलिए वहां पर जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती है फ्लूइड के पड़े रहने के कारण, भाई खाना मिलेगा तो बैक्टीरिया वायरस का सब आ जाएंगे, हम भी घुस जाएंगे। ठीक है, खाना अच्छा मिलेगा तो सब घुस जाएंगे। तो यहाँ पर ये कंडीशन ऐसी है कि खाना को ही साफ कर देती है। ठीक है, पूरा लंग्स प्यूरिफाई, आप देखो न्यूमोनिया क्यों हो जाता है। S10P1 मैंने कहा ना, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा दीजिए लंग्स की तरफ, आप बहुत कुछ कर सकते हो। A1P1 ये कहलाता है रेस्पिरेटरी बूस्टर ड्रॉप। याद रखना, इसको नोट कर लेना। A1P1 200 बहुत मैजिकल काम करता है दोस्तों। A1P1 200 बहुत बढ़िया काम करता है। P3S2 C13B को D5 में, अल्टरनेट C2A3 S10 D5 को यहाँ पर एडवांस स्टेज में, यानी कोई बिगड़ा हुआ कैसा आता है ना, आप समय नहीं देख सकते, वहां पर ये 200 को दीजिएगा। P3S2 C13B D5 में, अल्टरनेट C2A3 S10 D5 को यहाँ एडवांस स्टेज में चलाइएगा दोस्तों। दूसरा P1 P2 P3 P4 WE-D4 स्मेल, बहुत मैजिकल प्रोटोकॉल होता है। हमारे डॉक्टर राधेश्याम कुमराव जी ने इसको प्रूव किया हुआ है और थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट पे प्रूव किया हुआ है। मैंने भी इसको, ये मेरे उसूलों में फिट नहीं बैठता P1 P2 P3 P4, लेकिन दोस्तों जब भी दिया गया आदमी की जिंदगी विद इन 15 डेज बचा दी गई, इसलिए मुझे सेटिस्फाई हुआ कि नहीं रिजल्ट है, तो मैंने उसको प्रमोट किया, आपको बता रहा हूं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ एक चीज और मैं बताऊंगा, चेस्टाइल। चेस्टाइल के अप्लाई कराने से बहुत तेजी से रिसोल्यूशन स्टेज आ जाती है, बहुत तेजी से, यानी जितनी भी स्टेजेस होती है सब शॉर्ट हो जाती है और बहुत तेजी से रिसोल्यूशन होकर पेशेंट बिल्कुल गोल्डन प्रोटोकॉल के लेवल पर कवर हो जाता है। बहुत ब्रिलियंटली रिलीफ उसको वहां पर देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये हमने न्यूमोनिया का लेवल पढ़ा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों, इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो अब एक के बाद एक आपको समझने की जरूरत है दोस्तों। हमने देखा था लंग्स की कैपेसिटीज, ठीक है। स्टैटिक कैपेसिटी दो होती है, या दो से ज्यादा लंग वॉल्यूम को कॉम्बिनेशन करती है, और जब स्टैटिक लंग कैपेसिटीज को देखा जाता है चार प्रकार की कैपेसिटी होती है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहला होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, हमने देखा था आईसी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का क्या मतलब होता है, आपके लंग्स में क्या है, आप कैसे निकालोगे। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बराबर, जब आप डायरेक्टली देखते हो तो आपको देखना है टाइडल वॉल्यूम कितना था, है ना, और आईआरवी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना रखा था। अगर इनको आपको पता है, इनको जोड़ दो, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आपको पढ़ा हुआ है, आपको मैंने बताया था टाइडल वॉल्यूम फिक्स होता है 500 और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 3300, है ना, कल ही मैंने बताया था। तो आईसी कितना निकल के आएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी निकल कर कितनी आएगी, कि आप इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब होता है एयर का मैक्सिमम वॉल्यूम जो कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद इंस्पायर्ड होता है। आपने एक बार एक्सपायर्ड किया और उसके बाद इंस्पायर कर रहे हो दोस्तों, उस इंस्पायर के दौरान एक्सपायरेटरी पोजीशन के बाद, यानी एक्सपायरेशन पहले जो खत्म हुआ उसके तुरंत बाद आपने कितना इंस्पायरेशन किया, ठीक है, उस कंडीशन को आप इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हो कि आपके लंग्स में कितना इंस्पायरेशन कर सकते हो। इसलिए आपको याद रखना है लंग्स में 500 ml तो टाइडल वॉल्यूम हुआ, और जो रिजर्व वॉल्यूम हुआ हमने पढ़ा था 3.3, यानी 3300, 500 प्लस 3300 जोड़ दिया, 3800 ml जो होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है लंग्स की। एक नॉर्मल व्यक्ति में 3800 ml जो होता है सांस को कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये हमने इंस्पायरेटरी कैपेसिटी देखा। दूसरी बात, वाइटल कैपेसिटी क्या हो गया, आपको जिंदा रहने के लिए क्या करना है,
ठीक है। ये तो एक इंस्पायर्ड कैपेसिटी देखा कि लंग्स 3800 ml एयर को बहुत इजीली अडॉप्ट कर लेता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन कम ज्यादा करता रहता है वो, ठीक है। लेकिन जब कभी भी आपको यहां पर नजर आ रहा है कि मुझे वाइटल कैपेसिटी देखना है, तो वाइटल कैपेसिटी में आपको ये देखना है कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है, टाइडल वॉल्यूम कितना है, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इनको तीनों को जोड़ दो, ये आपकी वाइटल कैपेसिटी निकल आएगी। अब मैं आपको ये तीनों चीज बता चुका हूं दोस्तों, ठीक है। मैंने आपको बताया था एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है 1000, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500, ठीक है। तो ये जब आप कैलकुलेट करते हो तब आपको वाइटल कैपेसिटी निकल के आती है कि जिंदा रहने के लिए 4800 ml आपको वहां पर वाइटल कैपेसिटी फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। क्योंकि बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, नॉर्मल अवस्था में तो आपको 3800 ml में काम हो जाता है ना, समझ रहे हो ना इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। लेकिन जब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं और आपके बॉडी में पूरी डिमांड बढ़ती है, ऑक्सीजन की कहां से लाओगे, इसलिए एक गहरा डीप इंस्पायरेशन, मैक्सिमम आप कितना डीप एक्सपायरेशन करते हो मैक्सिमम के बाद, जो फोर्सफुली एयर के मैक्सिमम वॉल्यूम को एक्सपेल्ड आउट करने की कैपेसिटी को वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। यानी आपने मैक्सिमम जितना भी सांस लेना ले लिया और उसके बाद जितना भी आप कैपेसिटी को बाहर निकाल रहे हो, एक्सपेल्ड आउट कर रहे हो एयर को, वो कैपेसिटी को वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। वाइटल कैपेसिटी में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंक्लूड होता है, ठीक है। क्योंकि आप खींच रहे हो मैक्सिमम और छोड़ भी रहे हो, है ना, वहां रुकी हुई भी है। इन तीनों को जोड़ दो आप, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था 3003, टाइडल वॉल्यूम कितना था 500, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था 1000, आपने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो वाइटल कैपेसिटी फिजियोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैंने इसीलिए कहा आपको ये वाइटल कैपेसिटी आपकी बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन बढ़ना और घटना वहां पर डिपेंड करता है। इसलिए एक नॉर्मल लंग्स की जो वाइटल कैपेसिटी होती है 4800, ठीक है, याद रखना। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी एफसीवी, ठीक है, याद रखना दोस्तों। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जब आप इसको देख रहे हो तो आपको विशेष तौर से याद रखना पड़ेगा दोस्तों कि यहां पर आपको केवल ये देखना है कि बॉडी में एक्स्ट्रा रिजर्व वॉल्यूम कितना है, और साथ में हमने देखा था बॉडी के अंदर लंग्स में भी रिजर्व वॉल्यूम होता है, दोनों को जोड़ दो आप, ठीक है, दोनों को जोड़ दो। यहाँ पर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है 1000, और आपके लंग्स में रिजर्व वॉल्यूम कितना रहता है, जो लंग्स कोलैप्स ना हो इसलिए 1200 ml। तो यहां पर जो पर्टिकुलर आपकी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी निकल कर आती है वो होती है 2200 ml, ठीक है। याद रखना जब कभी नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद लंग्स में रहने वाली एयर के वॉल्यूम को, ठीक है, एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद आपके लंग्स में जितनी वॉल्यूम रह रही है उसको फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहते हैं, एफआरसी, ठीक है। आफ्टर नॉर्मल टाइडल एक्सपायरेशन, आप जब एक नॉर्मल टाइडल मतलब टाइड बिल्कुल नॉर्मल एक्सपायरेशन कर रहे हो उस दौरान, यानी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में इंक्लूड है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। वहां पर रेसिडेंसी में कितनी एयर है 1200, आपके पर्टिकुलर जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है 1000, ठीक है, आपने ऐड कर दिया, आपने निकाल लिया कि फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कितनी होती है। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज होती है, चलो ठीक है हमने ये समझ लिया, लेकिन सबसे बड़ी चीज होता है टीएलसी, ठीक है। ये टीएलसी सबसे ज्यादा महत्व रखता है। एक लंग्स कितनी कैपेसिटी में अपने अंदर एयर को कनेक्ट कर सकता है, आप सबको जोड़ दो इसमें, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस आपका रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। आपने सबको जोड़ दिया, आपने देखा कितना हुआ, ठीक है 6 लीटर,
ठीक है, तो याद रखना टोटल लंग कैपेसिटी एयर का वो वॉल्यूम होता है दोस्तों जो लंग्स में एक डीप इंस्पायरेशन के बाद प्रेजेंट रहता है। इसमें सभी के सभी वॉल्यूम जो लंग्स के अंदर मेजर किए जाते हैं सबको इंक्लूड कर लिया जाता है। इसलिए IRV यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3300 ml, टाइडल वॉल्यूम 500 ml, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000, रिजर्व वॉल्यूम 1200, सबको जोड़ दिया, टोटल लंग्स की कैपेसिटी 6000 ml की होती है। ठीक है, और ये चीज अगर आपको याद रहेगी तो आप किसी भी मेजर केसेस में बहुत आसानी के साथ में दोस्तों इस कंडीशन को वहां पर आप निकाल पाओगे। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है दोस्तों, जब मैं वाइटल कैपेसिटी आपको यहाँ पर बता रहा हूं, ये वाइटल कैपेसिटी का महत्व बताता हूं। ये तो आपको पूरे लंग्स के लेवल पर मैंने बात किया, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति को ऑब्जर्व करते हो और वो भी रेस्पिरेटरी डिसीजेस के लेवल पर, तो आपको जब फिजियोलॉजिकल लेवल ही नहीं पता है तो पैथोलॉजी वेरिएशन कैसे देखोगे। यहां पर यही वाइटल कैपेसिटी आपको अगर नॉलेज है तो मैं आपको दावे से कहता हूं, आपको मैं जितनी भी डिसीजेस के नाम बताऊंगा, 11 डिसीज के लेवल पर मैंने अपने आप को मास्टर बना लिया, आपको भी बता रहा हूं, वो 11 के 11 डिसीज आप तुरंत पहचान जाओगे, यार इसको यही, अब देखते के साथ वो चल के आ रहा, आप बोल दोगे कि इसको एक प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा कि इसकी वाइटल कैपेसिटी क्या बोल रही है। डीप इंस्पायरेशन, आपने गहरी सांस ली और मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बाद लंग्स के बाहर जो एयर का एक्सपेल्ड आउट होना होता है, इस मैक्सिमम एयर के वॉल्यूम को वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स कहते हैं। ठीक है, लंग्स वहां पर जितना एयर को बाहर निकाल देता है उस लेवल को इसमें लंग्स वॉल्यूम इंक्लूड करता है वाइटल कैपेसिटी को दोस्तों। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंक्लूड होते हैं, जो मैंने आपको बताया। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये इंक्लूड होते हैं, जो होता है 4800 ml। इसलिए मैंने आपको कहा कि वाइटल कैपेसिटी लंग्स की जो वहां पर एक मैक्सिमम इंस्पायरेशन करने के बाद मैक्सिमम एक्सपायरेशन के दौरान लंग्स के बाहर एयर का एक्सपेल्ड आउट होना होता है। ठीक है, इस मैक्सिमम एयर के वॉल्यूम को हम वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स कहते हैं। ठीक है, याद रखना, आप अगर इसको देख रहे हो तो आपको मैं दो चीज बता देता हूं जो आपके लिए और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग किसी भी पेशेंट को फिजियोलॉजिकल सिम्टोमेटिक पर्टिकुलर ऑर्गन्स के बिहाफ पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसलिए जब वाइटल कैपेसिटी का वेरिएशन देख रहे हो तो फिजियोलॉजिकल वेरिएशन एंड पैथोलॉजिकल वेरिएशन बोथ आर इन्वॉल्व, दोनों को आपको इन्वॉल्व करना है। और जब दोनों को इन्वॉल्व करोगे, आप प्रैक्टिस देखना आपकी, सबसे पहले देख लो, आप कोई पेशेंट आया तो आप ये देखो मेल है या फीमेल है। ठीक है, याद रखना, जब भी ये देखोगे सेक्स के अंतर्गत फीमेल में मेल्स की तुलना में वाइटल कैपेसिटी लेस होती है। याद रख लेना, मेल हर काम कर सकता है, लेकिन फीमेल में रेस्पिरेटरी लेवल पर डेफिनेटली वाइटल कैपेसिटी लेस होती है। यानी फीमेल में मेल्स की तुलना में वाइटल कैपेसिटी लेस होती है, याद रख लेना। तो जो भी प्रभावित होगा रेस्पिरेटरी डिसीज से, सबसे ज्यादा थकावट किसको महसूस होती है? लेडीज को होती है। आपने टेबल प्रैक्टिस में ये देखा होगा और इसको कोरिलेट करते चले जाओ। दूसरा, बॉडी बिल्ड, कोई व्यक्ति आ रहा, कोई मोटा आ रहा, कोई दुबला आ रहा, कोई बीच में आ रहा है। ठीक है, आप कैसे पहचानोगे? याद रखना दोस्तों, जो भी हैवी बिल्ड पर्सन होता है, वाइटल जो कैपेसिटी होती है स्लाइटली मोर होती है, थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि वो हेल्दी स्टेट में होता है। अगर उसकी बॉडी एक पर्टिकुलर 1 फीट पे 12 किलो वजन है ना, उसका मेंटेनेंस है, बीएमआर अच्छा है उसका, आप क्या बोलोगे उसको? हेल्दी बूट पर्सन है। जब हेल्दी बूट पर्सन है, उसमें वाइटल कैपेसिटी जो दूसरे हैं उनसे स्लाइटली मोर, थोड़ी सी अच्छी होगी। जिनका बुल्ट गड़बड़ लग रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये हाइट हेल्थ के हिसाब से मेंटेन नहीं है, मान के चलना कम होगा। और जो मोटा होगा उसमें तो और ज्यादा, ओबेसिटी के कारण। ठीक है, क्योंकि लंग्स एक्सपेंडेड नहीं होता। ठीक है, तो यही कारण है दोस्तों, ऐसे तमाम कंडीशन को आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा कि बॉडी बिल्ड के हिसाब से मैं क्या फिजियोलॉजिकल वेरिएशन देखूंगा। तीसरा होता है पोस्चर। स्टैंडिंग पोजीशन में जब आप खड़े हो, वाइटल कैपेसिटी ज्यादा होती है लाइंग पोजीशन की तुलना में। ठीक है, याद रखना दोस्तों, जब आप लेटे रहोगे वाइटल कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि लंग्स रेस्ट की कंडीशन में चला जाएगा। और जब स्टैंडिंग पोजीशन में होते हो, आपका धड़कन, आपका लंग्स बहुत तेजी से धड़कता है, उसको फिजियोलॉजिकल वर्क करने की जरूरत होती है, ब्लड पूरा नीचे लोअर लिम्ब में चला जाता है। इसलिए जो
पोस्चर के अकॉर्डिंग वाइटल कैपेसिटी ऐसी कंडीशन में, स्टैंडिंग कंडीशन में ज्यादा होती है दोस्तों। अब अगर मैं सीधी बात करूं, अगर ऐसा है तो जो एथलीट्स है उनमें क्या होगा, ठीक है, जो रनिंग करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, जितने स्पोर्ट्समैन है, उनमें क्या होगा आपको पता होना चाहिए। ऐसे लोगों में वाइटल कैपेसिटी मोर होती है, बहुत ज्यादा होती है वाइटल कैपेसिटी, क्योंकि बॉडी की डिमांड बहुत होती है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, एनर्जी के लेवल पर, मसल्स वास्टिंग के लेवल पर बहुत ज्यादा डिमांड होती है, इसलिए एथलीट्स में वाइटल कैपेसिटी मोर होती है दोस्तों। ऑक्यूपेशन, व्यवसाय के हिसाब से होता है, याद रखना। जो सेडेंटरी जॉब करते हैं, है ना, उनकी जो वाइटल कैपेसिटी होती है डिक्रीज होती चली जाती है। जो कंप्यूटर पे कर रहे हैं, जो ऐसे ऑफिस में काम कर रहे हैं जहां बॉस लड़ता झगड़ता ही रहता है, उसका काम भी वो औरों से कराता रहता है, उसका सबसे ज्यादा जो उसके कर्मचारी होते हैं उन पे बहुत लोड आता है, ठीक है। तो जो सेडेंटरी जॉब करते हैं उनमें वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज होती जाती है, और जो व्यक्ति बगल या ऐसा कहते हैं हम दोस्तों फ्लूट जैसे म्यूजिकल वाइन, ठीक है, जो मुंह से बजाने वाले होते हैं, उनके इंस्ट्रूमेंटेशन प्ले करते हैं, ऐसे व्यक्तियों में दोस्तों बहुत ज्यादा उनकी वाइटल कैपेसिटी होती है। आप देखो जो म्यूजिक बजाते हैं, बड़े बड़े बैंड में बड़े बड़े भूंगे बजाते हैं, उनकी वाइटल कैपेसिटी हमारे से ज्यादा होती है दोस्तों, क्योंकि वो उस प्रकार से ढल चुके हैं, और इसीलिए उनकी वाइटल कैपेसिटी ऑक्यूपेशन के हिसाब से देखने को मिलती है दोस्तों, ठीक है। ये फिजियोलॉजिकल, लेकिन अब मैं बात करता हूं पैथोलॉजी की, जो आप लोगों ने देखा हुआ है, आपने देखा हुआ है, सब समझा हुआ है, लेकिन उसको कोरिलेट कीजिएगा दोस्तों। बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिसीज में वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, बहुत सारी। जब आप टेबल प्रैक्टिस में देखते हैं ना, जैसे सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज जैसी कंडीशन है, आपने अस्थमा देखा, आपने इम्फाइसीमा देखा, ठीक है, आपने वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स देखा, ठीक है, आपने वीकनेस देख लिया, पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स देख लिया, उसमें आप देखो डेफिनेटली आपको पैथोलॉजिकल वेरिएशन नजर आएगा वाइटल कैपेसिटी का। पल्मोनरी कंजेशन जो आज हमने पढ़ा, न्यूमोनिया, यहां पर आपने पल्मोनरी कंजेशन देखा, न्यूमोनिया देखा, न्यूमोथोरैक्स देखा, हीमोथोरैक्स देखा, हाइड्रोथोरैक्स देखा, पायोथोरैक्स देखा, पल्मोनरी इडीमा देखा, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस देखा। ये वो कंडीशंस है जिसमें वाइटल कैपेसिटी में वेरिएशन आपको देखने को मिले, ठीक है। तो लंग्स की वाइटल कैपेसिटी को ये सारी के सारी डिसीजेस अफेक्ट करती है, इसीलिए ये यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और आप लोग ऐसा तो है नहीं कि स्पायरोमेट्री का आपने यूज नहीं किया, ठीक है, आपने स्पायरोमेट्री के द्वारा वाइटल कैपेसिटी को मेजर किया है। सब्जेक्ट को कहते हो आप डीप इंस्पायरेशन करने को, आपने गहरी सांस ली और उसके बाद फोर्सफुली एक्सपोज करते हो, आप उसको कहते हो कि लाओ जोर लगाओ। आप इतना बड़ा स्पायरोमीटर ले लिया आपने, 200-250 रुपए का आता है ना, उसमें पाइप लगा होता है और 4-5 चैनल होते हैं जिसमें अलग अलग बॉल्स रहती है, आप हुक मारते हो, आप देखते हो सारी बॉल्स ऊपर जा रही कि नहीं, ये आपकी वाइटल कैपेसिटी को दर्शा देता है, ठीक है। वो सिंपल सा प्रोटोकॉल है, एक दिखाने के लिए हो जाता है, पेशेंट को समझाने के लिए हो जाता है, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर कि यार उसने कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं किया था, ठीक है, आप सब रखिए, बहुत काम की चीज है। जब फोर्स वाइटल कैपेसिटी डेवलप होगी तो आपको एफवीसी निकालना आना चाहिए, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। एयर का वो वॉल्यूम होता है दोस्तों जो कि फोर्सफुली एक्सहेल्ड होता है, ठीक है, और मैक्सिमल या डीप इंस्पायरेशन के बाद दोस्तों रैपिडली होता है। आपने गहरी सांस ली, उसके बाद बहुत रैपिडली होता है, ये डायनेमिक लंग कैपेसिटी होती है दोस्तों। यानी नॉर्मली एफवीसी बिल्कुल वीसी वाइटल कैपेसिटी के इक्वल होता है, याद रखना, एफवीसी बिल्कुल वाइटल कैपेसिटी के इक्वल होता है। तो इसीलिए कुछ पल्मोनरी डिसीजेस में जब आप इसका डायग्नोस करते हो दोस्तों, तो आप हमेशा याद रखना जो वीसी या एफवीसी है दोस्तों, हमेशा किसी भी प्रकार की अगर कोई कंडीशन नजर आती है जिसमें आपको लंग्स की प्रॉब्लम नजर आ रही है, वहां पर आपको वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज होते हुए नजर आएगी, ठीक है। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों, इन छोटी छोटी प्रोसेसेस के लेवल पर आप वहां पर बहुत सारे लेवल को मेंटेन करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज होती है इनका महत्व क्या, क्यों बता रहा हूं मैं आप लोगों को, याद रखना दोस्तों, वाइटल कैपेसिटी कुछ रेस्पिरेटरी डिसीज में नॉर्मल होती है, जबकि कुछ रेस्पिरेटरी डिसीज में एफईवी की ग्रेट
डायग्नोस्टिक वैल्यू होती है दोस्तों, ये कुछ रेस्पिरेटरी डिसीज में डिक्रीज हो जाती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया दोस्तों। यानी यहाँ पर अस्थमा, एम्फाइसेमा जैसी जितनी भी डिस्ट्रक्टिव डिसीज होती है, इसमें बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। जो FEV है बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो होता है, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, FEV, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। और इसलिए याद रखना, यदि ये स्लाइटली रिड्यूस होता है कुछ रिस्ट्रिक्टिव रेस्पिरेटरी डिसीज जैसे लंग्स के फाइब्रोसिस में, जब आप ये कराते हो तो आपको समझ में आना चाहिए, डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, डिफरेंशियल डायग्नोसिस आना चाहिए कि लंग्स के इतने इतने डिसीज में ये सारे सिम्टम आ रहे हैं, लेकिन मेन डिसीज जिसमें ये FEV डाउन हो रहा है ये होगा लंग्स का फाइब्रोसिस, ठीक है। इसलिए जब आप रेस्पिरेटरी माइन्यूट वॉल्यूम निकालोगे कि भाई इसका हम देख लेते हैं प्रति मिनट के लेवल पर, रेस्पिरेटरी माइन्यूट वॉल्यूम प्रति मिनट में लंग्स की इन और आउट ब्रीदिंग एयर का वॉल्यूम होता है। यानी 1 मिनट में लंग्स के अंदर आना और लंग्स के बाहर जाने वाला जो वॉल्यूम होता है वो रेस्पिरेटरी माइन्यूट वॉल्यूम होता है दोस्तों। और ये टाइडल वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी रेट का वहां पर प्रोडक्ट होता है। टाइडल वॉल्यूम 500 और रेस्पिरेटरी रेट एक एवरेज 12, तो आपने कितना निकाला, 500 गुणित 12 बराबर 6000 ml, यानी 6 लीटर आपका रेशियो मैच हो गया, ठीक है। वहां भी 6 लीटर था, यहां भी 6 लीटर है, ठीक है। तो ये टाइडल वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी रेट का प्रोडक्ट होता है दोस्तों। यदि टाइडल वॉल्यूम 500 फिक्स रहता है, लेकिन रेट रेस्पिरेटरी रेट कभी भी फिक्स नहीं रहता। अगर 16 हो गया तो, है ना, मान लो रेस्पिरेटरी 16 हो गया तो 16 into 5 आप कैलकुलेट कर लो, है ना, 9600 ml हो गया, तो ये तो गड़बड़ हो गया, ज्यादा हो गया। ये कंडीशन आपको यहां पर देखने को मिलती है और इसी के अकॉर्डिंग पूरी डिसीजेस आप यहीं पर डायग्नोस कर जाते हो। इसलिए याद रखना दोस्तों, आपको टाइडल वॉल्यूम देखने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि 500 फिक्स रहता है। आप केवल वहां पर आप रेस्पिरेटरी रेट को मेजर कर लो, उसको कैलकुलेट कर दो, ये निकल आया और आप तुरंत बता दो कि नहीं यार तुमको तो बहुत मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है। नॉर्मल रेस्पिरेटरी माइन्यूट वॉल्यूम केवल 6 लीटर होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यही कारण है जब इन छोटी छोटी सी चीजों को जब आप डायग्नोस करते हो तो बहुत सारी डिसीजेस निकल कर आती है। जब आप वेरिएशन देखते हो कि भाई रेस्पिरेटरी माइन्यूट वॉल्यूम यानी 1 मिनट के अंदर अगर वेरिएशन नजर आ रहा, तो यही तो डायग्नोसिस, पल्स डायग्नोसिस, रेस्पिरेटरी डायग्नोसिस यही तो करता है कि रेस्पिरेटरी माइन्यूट वॉल्यूम फिजियोलॉजिकल कंडीशन में इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि आपको अगर वॉलेंट्री हाइपर वेंटिलेशन हो रहा, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, इमोशनल कंडीशन में जा रहे हो, ये रेस्पिरेटरी डिसीज में डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन इमोशनल कंडीशन में इंक्रीज हो जाएगी। आपको भावुक हो गए, आप रोने लग गए, आप देखो आपकी सारी प्रोसेस इंक्रीज होती है, ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन कोई रेस्पिरेटरी डिसीज मौजूद है, डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगी, आपको सांस लेने में डिफिकल्टी होगी, ठीक है। इसलिए याद रखना, यहां पर मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी या मैक्सिमम वेंटिलेशन वॉल्यूम भी होता है दोस्तों। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर लंग्स के लेवल पर काम कर रहे हो, काम ले रहे हो अपना, तो याद रखना पूरी बॉडी में मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी होती है। एयर का मैक्सिमम वॉल्यूम होता है दोस्तों, जो कि फोर्सफुल रेस्पिरेशन के द्वारा लंग्स के इन और आउट ब्रीदिंग के कारण होता है। लंग्स में अंदर आना या बाहर जाना कितना हो रहा है, ठीक है। तो याद रखना हाइपर वेंटिलेशन, हमेशा याद रखना उसके रेट ऑफ फोर्स को, जब आप लंग्स के लेवल पर एग्जामिनेशन करते हो तो रेस्पिरेशन के रेट और फोर्स को वहां पर बढ़ा देता है, ठीक है। यानी वहां पर मिनट में बढ़ाएगा, हर मिनट में बढ़ाएगा उसको, इसीलिए हम एमबीवी मैक्सिमम वेंटिलेशन वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। यानी एमबीसी एक डायनेमिक लंग कैपेसिटी होती है दोस्तों, और ये रेस्पिरेटरी डिसीज में हमेशा रिड्यूस हो जाती है। आप देखो किसी को अस्थमा हुआ कब जमा, एम्फाइसेमा हुआ कब जमा, ब्रोंकाइटिस हुआ, न्यूमोनिया हुआ, जितने भी लंग्स की डिसीज होती है, इवन कफ एंड कोल्ड में भी देखो आप, कई लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, होती है कि नहीं, आप ऑब्जर्व करते हो। लेकिन वो आप एक प्रोटोकॉल केस से ऑब्जर्व करते हो, ये आप फिजियोलॉजी एनाटॉमी के बिहार से पैथोलॉजी को निकाल कर देख रहे हो। इसीलिए जब आप किसी भी व्यक्ति को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के डिसीज के लेवल पर, चाहे आपके पास एलर्जी का पेशेंट आ गया, क्रॉनिक है ना, आप उसका नॉर्मल वैल्यू आप एमबीसी देख लो, माइन्यूट
कैपेसिटी देखना आपको, एक हेल्दी एडल्ट मेल में 150 से 170 लीटर पर मिनट वहां पर कैपेसिटी होती है लंग्स की, अप एंड डाउन की, एयर की, ठीक है। और याद रखना फीमेल में 80 से 100 लीटर पर मिनट होती है। मैंने कहा ना मेल की तुलना में फीमेल की लेस होती है, ठीक है। तो ये एमबीसी आपको यहाँ पर देखने की जरूरत है दोस्तों, और ये कारण है जब आप यहाँ पर इन लेवल को डायग्नोस करते हो तो बहुत सारी चीजों को यहाँ पर आप डायग्नोस करते चले जाते हो दोस्तों। तो जब इन छोटी छोटी चीजों को देख रहे हो तो आपको वहां पर नजर आता है कि साहब ये चीजें क्या महत्व रखती है, ये चीजें बहुत महत्व रखती है दोस्तों जब वेंटिलेशन और डेड स्पेस की बात आती है, ठीक है। जो वेंटिलेशन होता है, जनरल में वर्ड वेंटिलेशन समझ जाना, हाइपर वेंटिलेशन, हाइपो वेंटिलेशन की बात कर रहा हूं, पल्मोनरी वेंटिलेशन, एल्वियुलर वेंटिलेशन की बात कर रहा हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके माध्यम से आप निमोनिया हो कि किसी भी बड़ी डिसीज हो उसको मेजर करके तुरंत बोल सकते हो कि मैं ये से कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, अपना सीना ठोक के बोल सकते हो कि मैं कर सकता हूं। जनरल में वर्ड वेंटिलेशन का मतलब होता है सर्कुलेशन ऑफ एयर। एयर का क्या सर्कुलेशन हो रहा है भाई, आप घर में कहते हो रे यार तेरे घर तो एक भी रोशनदान नहीं, सफोकेशन हो रहा है यार, दरवाजा खोले है ना। आप भले वो रोड पे घर है, आपने दरवाजा खोला, धूल आ रही, मिट्टी आ रही, लोग देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो याद रखना ऐसे हमारे लंग्स के साथ भी होता है, ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ एयर बोलते हैं, या रिप्लेसमेशन, अगर रिप्लेसमेंट कर रहे हो आप तो रिप्लेसमेंट ऑफ स्टेट यानी नॉट फ्रेश, ठीक है। जो आपके लंग्स के अंदर नॉट फ्रेश मतलब पड़ी हुई एयर है, उसका फ्रेश एयर के साथ में वहां पर आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो, यानी एक स्पेस में जहां पर फ्रेश एयर नहीं है उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर निकालना, और जो फ्रेश एयर आप इंस्पायरेशन में आए हो उसको वहां पर ऑक्सीजन के साथ स्टे कराना, ये जो कंडीशन होती है ये वेंटिलेशन होती है, ठीक है। यही तो कर रहे हो आप रोशनदान के माध्यम से। इसीलिए रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में वेंटिलेशन वो रेट होती है जिसमें एयर लंग्स में एंटर करती है या लंग्स को बाहर छोड़ती है, ठीक है, वो प्रोसेस कहलाती है वेंटिलेशन। सिंपल सी बात है। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में अगर आप देख रहे हो तो वेंटिलेशन दो प्रकार की होती है दोस्तों, और इन्हीं दोनों प्रकार के ऊपर पूरा आप रेस्पिरेटरी डिसीज को स्टे कर सकते हो कि ये चीज है कि नहीं है इसमें, ठीक है। एक होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक होता है एल्वेलरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी मतलब इधर पल्मोनरी आर्टरी, इधर लंग से पल्मोनरी वेन, इनका वेंटिलेशन क्या है। और दूसरा जो होता है एल्वेलर वेंटिलेशन, प्रॉपरली लंग्स के अंदर जो एल्वेलाई है उसमें कितना वेंटिलेशन है। ये दोनों चीजें आपको बता देगी कि लंग्स कितना डैमेज है, ठीक है, आपको बता देगी कि लंग्स की कैपेसिटी कितनी अफेक्टेड है, और उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट कर जाओगे दोस्तों, ठीक है। तो याद रखना जब आपको कोई भी जैसे डिस्निया हुआ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हुआ, अस्थमा हुआ, एम्फाइसीमा हुआ, ब्रोंकाइटिस हुआ, न्यूमोनिया हुआ, ट्यूबरकुलोसिस हुआ, भाई कितने भी प्रकार की कंडीशंस होती है, हमें डरने की जरूरत है, हमें केवल ये देखने की जरूरत है इसकी हाइपर और हाइपो वेंटिलेशन क्या है, या इसकी वेंटिलेशन के प्रोसेस क्या है। तो आपने वेंटिलेशन में देखा तो सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन देखो, उसके बाद एल्वेलर वेंटिलेशन देखो, ठीक है। तो जब पल्मोनरी वेंटिलेशन देखते हो दोस्तों तो याद रखना जब किसी को बहुत ज्यादा एक्यूट ब्रीदिंग हो गई है ना, एक्यूट ब्रीदिंग के दौरान एक क्वाइट ब्रीदिंग, मतलब आप बिल्कुल देख रहे हो कि हाँ नॉर्मल अवस्था में क्वाइट ब्रीदिंग कर रहा है, दोनों में डिफरेंस होगा। यानी जब क्वाइट ब्रीदिंग करेगा उस दौरान एक निश्चित समय पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एयर के वॉल्यूम का इन और आउट डेली हो रहा है, हर समय हर मिनट हो रहा है। पल्मोनरी वेंटिलेशन के रूप में आप इसको डिफाइन करते हो, ठीक है। यानी एक व्यक्ति है, सांस जैसे मैं हूं, मेरी जितनी सांस अंदर आ रही है उतनी बाहर जा रही है, ठीक है। ये कंडीशन पढ़ाते समय भी रेगुलर मेरे काम कर रहा हूं लेकिन उस समय भी रेगुलर मेंटेन है, ये पल्मोनरी वेंटिलेशन है दोस्तों। इसे ही हम माइन्यूट वेंटिलेशन या रेस्पिरेटरी माइन्यूट वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस कंडीशन को हम माइन्यूट वेंटिलेशन या रेस्पिरेटरी माइन्यूट वॉल्यूम के नाम से भी जान रहे हो, आरएमवी, ठीक है। पल्मोनरी वेंटिलेशन एक साइक्लिकल प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से फ्रेश एयर लंग्स में एंटर करती है और उसी के ठीक इक्वल वॉल्यूम वहां पर जो अंदर के नॉन फ्रेश एयर है वो लंग्स से बाहर निकलती है। ये जो प्रोसेस होती है इसको आप पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, केवल आपको सब पता है, लेकिन आपको इसको साइंस के साथ में, मॉडर्न साइंस के साथ में रखकर
आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोमेपैथ की बात करना है। इस पल्मोनरी वेंटिलेशन को मेंटेन करने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ S10P1। अब पूछने की जरूरत नहीं कि S10P1 कहाँ काम करता है, याद रख लेना S10P1 का मेन रोल होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन को मैनेज करना, कितनी एयर आ रही कितनी बाहर जा रही इसको मैनेज करना, और ये मैनेज करने में जो भी रोड़ा आता है, मान लो कप जमा हो गया, उस कप को निकाल कर इसको बैलेंस कर देगा। इसलिए S10P1 को ऐसे तमाम केसेस में आप कोई भी प्रोटोकॉल दुनिया भर का प्रोटोकॉल दो, रेस्पिरेटरी ट्रैक में S10P1 का होड़ कोई नहीं कर सकता। S10P1 लंग्स की तरफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाकर वहां पर पल्मोनरी वेंटिलेशन को मेंटेन करने का काम करता है, याद रख लेना दोस्तों। इसीलिए नॉर्मल वैल्यू एंड जब आप कैलकुलेशन करते हो पल्मोनरी वेंटिलेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपको नजर आता है। याद रखना पल्मोनरी वेंटिलेशन की जो नॉर्मल वैल्यूज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप किसी मेजर लंग डिसीज के लेवल को ट्रीट कर रहे होते हो दोस्तों। याद रखना पल्मोनरी वेंटिलेशन के जो नॉर्मल वैल्यू होती है, हमने देखा है, हमने पढ़ा है ना अभी 6000 ml, ठीक है, आपने पढ़ा है इस चीज को, तो याद रखने की जरूरत है दोस्तों। टाइडल वॉल्यूम का प्रोडक्ट होता है ना, रेट ऑफ रेस्पिरेशन कहते हैं, आप इसको बोलते हो आरआर, रेट ऑफ रेस्पिरेशन कितनी है, ठीक है। आप इसको एक फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हो कि आपका पल्मोनरी, ठीक है, वेंटिलेशन पीवी, आप पल्मोनरी वेंटिलेशन को देख रहे हो तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्लियरली बताया है, टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट 500 इनटू आपको जो भी रेस्पिरेटरी रेट हो रहा है उससे कैलकुलेट कर दो, मान लो 12 हो रहा है, ये 6000 ml निकल आए, ठीक है। ये मैं बता चुका हूं आपको, ये एक नॉर्मल वैल्यूशन निकाल के ला रहे हो कि पल्मोनरी वेंटिलेशन इस प्रकार है, ये फिक्स रहेगा 500, लेकिन ये रेस्पिरेटरी रेट फिक्स नहीं रहता। मान लो किसी को बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है, 22 हो गया, कितना चेंज हो जाएगा, है ना, और उसी के अकॉर्डिंग आप बता दो कि नहीं आ रही तो हाइपर वेंटिलेशन में जा रहा है ना। अगर मान लो ये 11 हो गई रेस्पिरेटरी रेट, 6000 नॉर्मल है, इससे भी कम चलेगा, नहीं यार हाइपो वेंटिलेशन में चला गया, करेक्ट, याद रख लेना। ज्यादातर केसेस में 90% में हाइपर वेंटिलेशन मिलता है, 10% केसेस में हाइपो वेंटिलेशन, जनरली टेबल प्रैक्टिस में ये देखने, कोई मेजर डिजीज होती है तब वहां पर हाइपो वेंटिलेशन बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। याद रखना फिजियोलॉजिकल कंडीशन में अकॉर्डिंग टू वर्क वहां पर ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। दूसरा, जब एल्वियोलाई के लेवल पर वहां पर आपको प्रॉब्लम निकल कर आ रहा है कि भाई एल्वियोलाई में वहां पर कोई भी कंडीशन ऐसी है जिसमें म्यूकस डिपॉजिट है, आप एल्वियोलाई में जब सांस लेने को बोलते हैं वहां प्रॉब्लम नजर आती है प्रति मिनट। अब आप जानते हो एल्वियोलाई में क्या होता है, यहां तो आपने एयर की बात कर ली, एल्वियोलाई में गैसेस एक्सचेंज होता है दोस्तों, ठीक है। जब गैसेस एक्सचेंज के लिए जितनी भी एयर वहां पर यूटिलाइज की जाती है दोस्तों, उसके अमाउंट को एल्वियोलर वेंटिलेशन के नाम से जाना जाता है। यानी आपको यहां पर याद रखना है पल्मोनरी वेंटिलेशन पूरे लंग्स की कैपेसिटी है, लेकिन जो एल्वियोलाई के लेवल पर हो रहा है वो एल्वियोलर वेंटिलेशन है, जितना भी ऑक्यूपाइड गैस के लेवल पर किया जाएगा, गैसेस एक्सचेंज के लेवल पर जितनी भी एयर वहां ली जाएगी वो एल्वियोलर वेंटिलेशन कहलाता है। ये एल्वियोलर वेंटिलेशन पल्मोनरी वेंटिलेशन में प्रति मिनट रेस्पिरेटरी ट्रैक के 6 लेयर एयर इन एंड आउट होती रहती है, जो हमने देखा कि 6000 ml एयर वहां पर इन और आउट हो रही है, ठीक है। किंतु वूल एयर का वॉल्यूम गैसेस के एक्सचेंज में यूटिलाइज नहीं होता, याद रख लेना इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं। पूरा 6000 ml जो है यहां पर एयर का जो वॉल्यूम है गैसेस के एक्सचेंज में यूटिलाइज नहीं हो रहा है दोस्तों, इसलिए एयर का वो वॉल्यूम जो गैसेस के एक्सचेंज के साथ में वहां पर सब्जेक्टेड होता है वो एल्वियोलर वेंटिलेशन होता है दोस्तों, ठीक है। यहां पर 6000 ml का उपयोग नहीं हो रहा, और जो उपयोग में हो रहा वो एयर वेंटिलेशन गैसेस के एक्सचेंज के साथ सब्जेक्टेड होता है, वो एल्वियोलर वेंटिलेशन होता है दोस्तों। यानी एयर रेस्पिरेटरी प्रोसेस में ट्रैप्ड, ठीक है। मैंने आपको याद करो, मैंने आपको बताया था कि यहां पर ये खाली एयर होता है, याद आया आपको, ये खाली एयर होता है जहां पर इस जगह पर एयर कनेक्ट हो जाता है क्योंकि यहां पर ब्लड नहीं आता है, ठीक है। तो एयर रेस्पिरेटरी प्रोसेस में ट्रैप्ड होता है जिसको हम बोलते हैं डेड स्पेस,
ठीक है। ये जो डेड स्पेस होती है दोस्तों, वो गैसेस एक्सचेंज में पार्ट नहीं लेती है, याद रखना दोस्तों। ये एयर रेस्पिरेटरी पैसेज में जो ट्रैप्ड होती है, ये गैसेस एक्सचेंज में पार्ट नहीं लेती है, याद रखना। इसका काम केवल और केवल प्रेशर को मेंटेन करना, लंग्स को कोलैप्स होने से बचाना होता है। लेकिन जब वहां पर इसकी जगह पर दूसरी एयर आती है, उस दौरान वहां पर ये पूरी प्रोसेस हो जाती है। और जब वहां पर एक्सपायरेशन की क्रिया होती है, ये डेड स्पेस में से पुरानी जो एयर होती है बाहर निकल जाती है, नई एयर रिटर्न हो जाती है। इसलिए एल्वुलर वेंटिलेशन के नॉर्मल वॉल्यूम 4200 ml होता है, 4.2 लीटर, याद रखिएगा। 4.2 लीटर जो वॉल्यूम होता है, ये 4.2 लीटर वॉल्यूम होता है एल्वुलर सर्कुलेशन का। इसलिए आपको याद रखना, ये कैसे निकालेंगे भाई, है ना। एल्वुलर वॉल्यूम को जब निकालते हैं तो दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है, डेड स्पेस जो होती है, ये डेड स्पेस मैक्सिमम 150 होती है, 150 ml होती है डेड स्पेस, ठीक है। और अगर 150 होती है तो आप टाइडल वॉल्यूम में से आपका डेड स्पेस को माइनस कर दो, यानी 500 माइनस 150 कितना हुआ, ठीक है। आपने देखा 350 ml हो गया, लेकिन आप जब रेस्पिरेटरी रेट से इसको कैलकुलेट करते हो 12 से, ठीक है, 12 से कैलकुलेट कर दो, तो जब 12 से कैलकुलेट करोगे तो ये कितना निकल के आएगा, 4.2 लीटर, ठीक है। तो ये पूर्ण रूप से कैलकुलेशन होता है आपका एल्वुलर लेयर का, ठीक है, एल्वुलर वेंटिलेशन का। तो ये बहुत सिंपल सी प्रोसेसेस है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आप डेड स्पेस को पूरा डिटेल समझते हैं तो बहुत मैजिकल चीजें सामने आती है कि अरे यार ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। जब आपने ये सारी स्पेसेस देख ली तो लास्टली हम लोग बात करते हैं डेड स्पेस की दोस्तों। और ये वो जगह होती है जहां पर हम लोग बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं। डेड स्पेस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पार्ट के रूप में आप डिफाइन करते हो दोस्तों, वहां पर गैसेस एक्सचेंज बिल्कुल नहीं होता, याद रखना। डेड स्पेस में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पार्ट के रूप में आप इसको डिफाइन कर रहे हो, जहां पर गैसेस एक्सचेंज बिल्कुल नहीं होता। एयर जो डेड स्पेस में प्रेजेंट रहती है वो डेड स्पेस एयर कहलाता है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है लंग्स की पूरी एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए डेड स्पेस। डेड स्पेस दो प्रकार का होता है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक होता है फिजियोलॉजिकल, एक होता है एनाटॉमिकल। डेड स्पेस दो टाइप का होता है, एक एनाटॉमिकल डेड स्पेस, एक फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। अब इसका महत्व आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि डेड स्पेस कितना महत्वपूर्ण होता है। जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस होता है दोस्तों, नोज से टर्मिनल ब्रोंकाइल तक एक्सटेंड रहता है। आपके नोज से शुरू हुआ और आपके जो लंग्स में जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं वहां तक कंटिन्यू होता है दोस्तों। नोज, फेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल टर्मिनल्स, ब्रोंक्यूल्स तक ये देखने को मिलता है। इसलिए इन स्ट्रक्चर में केवल एयर मूवमेंट के लिए ये पैसेज के जैसे कार्य करता है, ठीक है। इसीलिए गैसेस एक्सचेंज से स्ट्रक्चर में नहीं होता है, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज इन सारे स्ट्रक्चर में इसीलिए नहीं होता, केवल एयर स्पेसेस होता है। जो सीओपीडी के लेवल पर मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन बहुत आसानी से, जो एयर लेयर इंस्पायर्ड एयर बहुत आसानी से आ गया, क्योंकि आप यहाँ गैसेज एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं कर रहे ऑर्गन को। इसलिए सीओपीडी में ऑक्सीजन, अस्थमा में, एम्फाइसीमा में, ब्रोंकाइटिस में आप ऑक्सीजन बड़ी आसानी से ले रहे हो। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड मेटाबॉलिक वेस्ट है, वहां एल्वेलाई के लेवल पर गैसेस एक्सचेंज तो हो नहीं रहा सीओपीडी में। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वहां तो म्यूकस जमा हुआ है। इसलिए गैसेस एक्सचेंज इन स्ट्रक्चर में नहीं होता। अगर ये स्ट्रक्चर अफेक्टेड होगा, एल्वेलाई अफेक्टेड होगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो जाएगी, ठीक है। इसलिए एनाटॉमिकल डेड स्पेस का केवल एनाटॉमिकली महत्व है, केवल एयर अंदर आने में इनका पूरा रोल देखने को मिला, ठीक है। लेकिन जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस होती है, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में एनाटॉमिकल डेड स्पेस के साथ साथ एडिशनल वॉल्यूम भी इंक्लूड होता है। यानी पूरा एनाटॉमिकल स्पेस तो है जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस करा रही, उसके साथ में कुछ और वॉल्यूम भी ऐड होता है, वो कहलाता है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, ठीक है। वो कैसे होगा, याद रखना दोस्तों। एडिशनल वॉल्यूम जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में इंक्लूड होता है वो होता है एल्वियुलर में एयर। जो एल्वियोलाई है आपकी, जहां गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, उसमें जो एयर होती है, ठीक है, जो कि नॉन फंक्शनिंग होती है।
जो कुछ रेस्पिरेटरी डिसीज में एल्वियोलाई फंक्शन नहीं करती है। क्यों? क्योंकि एल्वियोलर मेम्ब्रेन का डिस्ट्रक्शन या डिसफंक्शन हो जाता है। आप अस्थमा में देखो, एल्वियोलाई के लेवल पर बहुत ज्यादा म्यूकस पड़ा हुआ है, या आपको बहुत ज्यादा रिकरेंट कफ आ रहा है, आपको बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी डिसीजेस है, आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, आपकी वो एयर परमानेंट डायलेट हो गई, उसका फंक्शन का लॉस हो गया, तो क्या होगा? एल्वियोलाई फंक्शन नहीं करती है। ठीक है, एल्वियोलाई में एयर जिसमें एडिक्वेट ब्लड फ्लो रिसीव नहीं होता, कौन सा एल्वियोलाई का पार्ट जहां पर ब्लड फ्लो आ ही नहीं रहा, अगर नहीं आएगा तो गैसेस एक्सचेंज इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई के दौरान नहीं हो पाता। क्यों? कि जब आप इंस्पायरेशन करोगे, ऑक्सीजन वगैरह जितनी भी गैसेस है एल्वियोलाई तक तो आ गई, लेकिन उस एल्वियोलाई में जो बॉडी से ब्लड लेकर आ रही है वो सर्कुलेशन नहीं होगा, तो ऑक्सीजन तो आ रही है, लेकिन क्या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा पाएगी? ना ऑक्सीजन ले पाओगे ना कार्बन डाइऑक्साइड दे पाओगे, इसीलिए इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई के दौरान ये नहीं हो पाता। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो? आप लोग चेस्टाइल मसाज करते हो। आप क्या कर रहे हो? आप ब्लड की तरफ, मतलब ब्लड को लंग्स की तरफ फ्लो बढ़ा रहे हो, और ब्लड की तरफ, सॉरी, जब लंग्स की तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ाओगे तो आप क्या कर रहे हो? आप वहां पर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने का काम कर रहे हो। आप वहां पर पर्टिकुलरली गैसेस एक्सचेंज के लेवल को प्रेरित कर रहे हो। इन दो एडिशन वॉल्यूम को हम जनरली वास्टेज, जितने भी वास्टेड वेंटिलेशन के जैसे कंसीडर करते हो। जितना भी वास्टेड होता है, जितनी भी मेटाबॉलिक डिफॉर्मिटीज डेवलप होती है गैसेस के लेवल पर, उनके एक्सचेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये एक्सचेंज नॉर्मल होता रहेगा, पेशेंट नॉर्मल रहेगा। अगर इस एक्सचेंज का बड़ा होना या घटा होना होगा, आपको मैंने बताया है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस यहां पर डेवलप हो जाएगा। इसलिए हमें ये बहुत अच्छी तरह से जानना है कि जो वास्टेड वेंटिलेशन होता है या जो वास्टेड एयर होती है, ये क्या है। वास्टेड वेंटिलेशन या एयर का वो वॉल्यूम होता है जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस को वेंटिलेट करता है। जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस होती है, ये उसको वेंटिलेट करने का काम करता है। यानी वास्टेड एयर ऐसी एयर को रिफर करते हैं दोस्तों जो गैसेस एक्सचेंज में यूटिलाइज नहीं होती। जब गैसेस एक्सचेंज हो रही है, ये एयर वहां यूटिलाइज नहीं हो रही है, और डेड स्पेस एयर को जनरली वास्टेड एयर के रूप में कंसिडर किया जाता है। यानी ये बच गई यार, ये वेस्टेज है, इसको यहीं रहने दो, अगली बार आएगी जब इसको अपन रिटर्न कर देंगे, तो अगली बार वहां से वो रिटर्न हो जाती है, उसकी जगह दूसरी एयर वहां कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये प्रोसेस इसलिए जरूरी है, कोई भी चीज कोलैप्स ना हो, इसलिए थोड़ी 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 मात्रा में वो चीज वहां प्रेजेंट रहती है। उसको वास्टेड एयर कहते हो दोस्तों, वास्टेड स्पेस कहते हो। ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस है जो डेली आपके टेबल प्रैक्टिस में आपको देखने को मिलती है, लेकिन आप, कई लोग इसको समझ भी चुके होते हैं लेकिन कंसिडर नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता नहीं। आज के बाद आप लोगों में से कोई ये नहीं बोलना चाहिए कि आपको कंसिडर नहीं है। आपको सब चीज पता है दोस्तों, सब चीज खोल के रख दिया है, बस आपको समझने की जरूरत है और एज को वहां पर देने की जरूरत है। लास्ट बात करते हैं हम दोस्तों, नॉर्मल वैल्यू ऑफ डेड स्पेस। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब आप रेस्पिरेटरी डिसीज पे कमांड करना चाहते हो तो आपको याद रखना है, नॉर्मल डेड स्पेस का नॉर्मल वॉल्यूम 150 ml होता है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस होती है वो एनाटॉमिकल डेड के स्पेस के बिल्कुल इक्वल होती है। यानी एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों इक्वल होते हैं, 150 ml 150 ml। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि सभी एल्वेलाई फंक्शनिंग काम करती है दोस्तों, सभी की सभी एल्वेलाई फंक्शनिंग का काम करती है, और सभी एल्वेलाई नॉर्मल कंडीशन में एडिक्वेट ब्लड फ्लो को रिसीव करती है। अगर वो नॉर्मल फंक्शन कर रही है तो जितना आप लंग्स के अंदर आप सांस ले रहे हो उतना बाहर भी निकाल रहे हो, ले रहे हो बाहर निकाल रहे हो, ले रहे हो बाहर निकाल रहे हो। ये नॉर्मल प्रोसेसेस है, और ये सभी के सभी एल्वेलाई नॉर्मल कंडीशन में एडिक्वेट ब्लड फ्लो को रिसीव करती है दोस्तों। इसीलिए याद रखना, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस रेस्पिरेटरी डिसीज के दौरान इंक्रीज हो जाती है। याद रखना, यही फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस रेस्पिरेटरी डिसीज के दौरान इंक्रीज हो जाती है, जो कि पल्मोनरी ब्लड फ्लो या एल्वेओलाई को अफेक्ट करती है। अगर आपको ये पता है, यू कैन क्योर इट एज 10P1। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस रेस्पिरेटरी डिसीज के दौरान इंक्रीज हो रही है, समझ लो इस बात को। मैं इसीलिए इतना डिटेल आपको बताया कि जब भी फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस की बात होगी, जितनी भी रेस्पिरेटरी डिसीज होगी उस दौरान इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी ब्लड फ्लो ये एल्वेओलाई को अफेक्ट करती है।
यानी वहां पर प्रॉपरली पल्मोनरी ब्लड फ्लो, ये एल्वोलाई, वहां पर हो ही नहीं रहा एल्वोलाई का फंक्शन, रिड्यूस हो गया। और यही कारण है ये डायरेक्टली आपके रेस्पिरेटरी जितनी भी डिसीज होती है उसके दौरान इंक्रीज होकर नजर आती है और पल्मोनरी ब्लड फ्लो या एल्वोलाई को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आप में से कोई किसी को क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए यहीं समाप्त करते हैं। जी राकेश सर। राकेश सर। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बढ़िया लेक्चर के लिए सर। जी राकेश सर। सर ये बोल रहा था कि इसमें अगर जैसा फीवर वाला कंडीशन आएगा, पेशेंट को आता ही है लगभग लगभग कभी, तो इसमें हाँ हम लोग सर ज्यादा बेटर ये सिंपल इंटरमिटेंट फीवर वर्क करेगा कि सर ये ऑल वायरल वाला सर? सर देखिए, यहाँ पर इंटरमिटेंट ही काम करेगा, लेकिन वायरल अगर इन्फेक्शन है तो पहले वायरल देके सबसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वायरल है तो इम्यूनिटी लो होगा, और इम्यूनिटी लो होगा तो उसके पीछे बैक्टीरियल इन्फेक्शन सबसे पहले कॉज करेगा। ठीक है, जी तो यहाँ जी पर सबसे पहले आप 5 से 7 दिन फ्रीक्वेंटली वायरल वाला दे दो, फिर सिंपल दे दो आप। जी सर। जी देवांगन सर। देवांगन सर। जी के देवांगन सर। नमस्कार सर। नमस्ते देवांगन सर। हेलो सर। हाँ सर बोलिए जी। हाँ सर, आपका क्लास सुबह शाम नहीं, सुबह 8 बजे, रात का 8 बजे, लगता है कि टाइम किधर मैंने से जितना जल्दी, इतना मजा आ रहा सर क्लास। इसके लिए थैंक्स सर, नॉलेज देने के लिए बहुत बहुत। सर आप और लोग काफी को डीपली नॉलेज। जी, जब आप लोगों को इसका पूरा डिटेल नॉलेज हो जाएगा ना सर, तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि आपके प्रोटोकॉल्स अगर ऑथेंटिक हैं और आपकी मेहनत है तो मैं कह रहा हूँ आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है सर बहुत हम भी इतना नहीं सोचे थे कि इतना मैंने ये करेंगे कि आपका जी। थर्ड के लिए, लेकिन टाइम इतना नहीं हो पाता है कि वो कर सके, क्योंकि लग रहा जी। है कि नहीं तो बहुत कुछ मिल जो लोग अपना कोशिश बढ़ाते जाएंगे ना सर, ऑटोमेटिक मैं बता रहा हूँ, मेरा एक एक लेक्चर आपको कम से कम 1 लाख रुपए दे के जाएगा, एक एक लेक्चर, क्योंकि मैंने मेहनत की है, मुझे मिला है सर इतना। बहुत। मुझे इतना मिला है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक रेस्पिरेटरी सिस्टम को करीब 10 बार पढ़ा, और जब 10 बार पढ़ा और उसकी बारीकियों को मैं छांटता गया, हर बार मुझे 5-10 चीजें नई सीखने को मिली। ठीक है, धीरे 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 करके वो मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी मैं कसराव सेमिनार करने वाला हूँ, वो सेमिनार इस बार पिछली बार से बहुत अलग होगा। इसमें केवल एक मैं रहूंगा स्टेज पे, किसी को नहीं बुलाऊंगा। लास्ट टाइम मैंने बहुत गलतियां करी थी, उसको सुधारूंगा। इस बार केवल और केवल मैं रहूंगा, और मैं वो चीज एडवांस में, अभी जो नाइट क्लास में चल रहा है वो एडवांस थ्योरी यहाँ पर देने वाला हूँ मैं। नहीं सर, बहुत अभी से लग रहा है कि बहुत एडवांस मिल रही है, इतना एडवांस मिल रही है कि मैंने मैंने ये मॉडर्न साइंस से भी बहुत ज्यादा एडवांस लग रही है सर, कि ये जब हम लोग इलेक्ट्रॉन पैथ का इसका जी सर जी बहुत थैंक यू अच्छा लग सर। रहा है सर, बहुत। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है दोस्तों, आज यहीं रखते हैं।